जो आपने कहा ना, ये अपवाद हैं कि महिलाओं ने आज ये कर लिया, या महिलाओं ने चांद पर चली गईं, या महिलाएं आज पायलट हो गईं, या महिलाएं नेवी की कैप्टन हो गईं। ये अपवाद जैसे हैं केवल। बाकी 99% जो महिला आबादी इस देश की महिलाओं की, अगर महिला की आज़ादी वाकई में हम चाहते हैं कि संपूर्ण आज़ादी हो, तो उसके लिए उनको आर्थिक उन्नति उनको देनी होगी। आर्थिक आज़ादी जब तक नहीं होगी, जब महिला सशक्त होती है आर्थिक रूप से, तो वो अपने डिसीजन ले सकती है। 8 मार्च पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1908 से एक महिला आंदोलन से हुई, जब श्रम समय घटाने के लिए महिलाओं ने आंदोलन शुरू किया और लड़ाई जीती। लेकिन 1975 में इसे संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आधिकारिक तौर पर अनुमति मिली। आज 45वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व भर में मनाया जा रहा है और महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निर्देश दीदी, जो लगातार महिलाओं के लिए काम करती रही हैं और जो गाज़ीपुर में किसान आंदोलन चल रहा है, सावित्रीबाई फुले पाठशाला चला रही हैं। करेंगे जिस प्रकार से लगातार अगर 2019 से 2021 के NCRB के आंकड़ों की बात करें तो लगातार महिलाओं पर जो क्राइम रेट है, क्राइम का जो औसत है वो 7.3% बढ़ा है। और अगर पार्लियामेंट की बात करें, संसद भवन की बात करें, राज्यसभा में मात्र 10% महिलाएं हैं और अगर लोकसभा की बात करें तो 545 में से मात्र 78 महिलाएं हैं। उनसे जानेंगे कि ये कैसे स्थिति है, क्यों समाज में महिलाओं की 50% भागीदारी होने के बावजूद देश की लेजिस्लेशन बॉडी में और तमाम ऐसे देश के संवैधानिक अंगों में उनकी भागीदारी मात्र 10%। सबसे पहले तो स्वागत है आपका निर्देश जी। शुक्रिया आपका भी और आपके चैनल का भी। मैं ये बताइए, जो अभी आपको सम्मानित किया गया, लेकिन अगर पूरे भारत वर्ष की बात की जाए, क्या महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि जो मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। क्या मिल पा रहा है, पहला तो क्वेश्चन यही है। दूसरा ये कि क्यों नहीं मिल पा रहा है, कारण क्या है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जो भारत की अगर बात करें तो भारत में जो सोच हावी रही है वो रही पितृसत्तात्मक सोच, जिसके कारण महिलाओं को उनके राइट्स, उनके अधिकार, जो उनको संवैधानिक अधिकार हैं, जो उनके मानवीय अधिकार हैं, अभी तक वही नहीं मिल पाए हैं। और आप जैसे अभी आपने कहा कि लेजिस्लेटिव सोसाइटी असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी जो सीटें हैं अभी तक उनकी वो कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। 33% रिजर्वेशन की बात अगर हम करें तो वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो भी अभी तक महिलाओं को नहीं मिला है। और जबकि 50% आबादी महिलाओं की आकी जाती है। तो सरकारें यदि चाहती हैं कि महिलाओं को उनकी संख्या के अनुपात में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, तो उसके लिए सार्थक प्रयास करने पड़ेंगे सरकार की ओर से भी। और इससे बड़ी चीज़ ये है कि हमें सामाजिक रूप से भी जो है महिलाओं के प्रति जो दोयम दर्जे का हमारा व्यवहार है, हमारी सोच है, उनके प्रति हम जो देते हैं, जो करते हैं, जो उनसे आशाएं उम्मीदें रखते हैं, वो भी हमारी दोयम दर्जे की ना हो। अगर हम समाज की बात करते हैं तो समाज निर्माण 2 लोगों से बनता है, महिला से भी और पुरुष से भी। लेकिन हम पुरुष को सर्वोपरि मानते हैं, पुरुष को हम सुपीरियर मानकर या बड़ा मानकर या किसी भी लेवल पर उसको उच्च मान करके हम बात कर रहे हैं, नज़रिया रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम महिला को पीछे रख रहे हैं और 50% को हम ऑटोमेटिकली दबा देते हैं। और 50% जो तरक्की होने वाली होती है वो रुक जाती है। अभी आप देख लीजिएगा कि घर से लेकर के ऑफिस तक महिला को कहीं ना कहीं दोयम दर्जे का नागरिक उसको माना जाता है। ये सरकारें भी और ये हमारा समाज भी जी। पिछले अगर 20 साल से 2 दशक के अखबार आप उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस प्रकार की हेडलाइन के महिलाओं ने, लड़कियों ने मारी बाजी। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी सामाजिक और राजनीतिक शक्तियां हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही हैं? देखिए, जो आपने कहा ना, ये अपवाद हैं कि महिलाओं ने आज ये कर लिया, या महिलाओं ने चांद पर चली गईं,
या महिलाएं आज पायलट हो गई, या महिलाएं नेवी की कैप्टन हो गई, ये अपवाद जैसे हैं केवल। बाकी 99% जो महिला आबादी है वो अभी भी वहीं पड़ी है, और अभी भी उसके साथ वही व्यवहार होता है। देश के अंदर यदि किसी महिला को, आप सत्ता की बात कर लें, आप सरकारों की बात कर लें, किसी महिला को अगर गाली दिलवानी होगी तो किसी महिला को आगे कर देंगे। जितनी महिलाएं भी रखी हैं उन्होंने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या हमारे या एमएलए हैं, वो भी महिलाओं के विरोध में मतलब राजनीति खेलने के लिए उनको रखा गया है। अगर आप मान लीजिए किसी दूसरी महिला लीडर को गाली दिलवानी है तो पुरुष नहीं कहेंगे, अपनी पार्टी की महिला को आगे कर देंगे, ठीक है। उधर वो जो विपक्षी होगा वो अपनी महिला को तैयार कर देगा। तो वहाँ भी महिलाओं को एक तरह से मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करके मतलब वहाँ भी अपने अपने एजेंडे सफल किए जा रहे हैं, ना कि महिलाएं आज़ाद हैं। और रही बात इस देश की महिलाओं की, अगर महिला की आज़ादी वाकई में हम चाहते हैं कि संपूर्ण आज़ादी हो, तो उसके लिए उनको आर्थिक उन्नति उनको देनी होगी। आर्थिक आज़ादी जब तक नहीं होगी, जब महिला सशक्त होती है आर्थिक रूप से, तो वो अपने डिसीजन ले सकती है। महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो वो ये डिसीजन ले सकती है कि मुझे बच्चे कब पैदा करने हैं, कब नहीं करने हैं, नहीं करने हैं, कितने करने हैं, क्योंकि वो डिपेंडेबल होती है पिता के घर से ही। और उसके दिमाग में भी डाला जाता है ये मतलब एक फिट कर दिया जाता है सिस्टम कि भाई आपको जो है अगले घर जाना है। अब वो वहाँ पर अपना टाइम गिनती है कि मुझे जितने दिन भी रहना है। अगर देश के अंदर हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं तो उन कुरीतियों पर हमें समाज की ओर से ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, सामाजिक स्तर से ख़त्म करनी चाहिए। आप बेटी को लाखों का दहेज दे सकते हो लेकिन संपत्ति में अधिकार नहीं दे सकते, और लाखों के दहेज के बाद भी लड़की को जो है फांसी लगाकर मार दिया जाता है, जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। उसके बाद यदि वो बेटी को जन्म दे रही होती तो कोख में उसको मार दिया जाता है, भ्रूण हत्याएं होती हैं। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी सामाजिक संरचना है जिसकी वजह से महिला पिस रही है, महिला को पीछे रखा जा रहा है। महिला को कहा जाता है कि भी सब कुछ आपका है, लेकिन अगर नाम पर पता लगाएं तो देश के अंदर 98% जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 98% पुरुषों के नाम पर है, अब बाकी 2% महिलाओं के नाम है। तो अब ये बताइए कि बाकी 98% महिलाओं की तरक्की कैसे हो जाएगी? देखिए, समाज में महिलाओं को हमेशा ही एक संदेह की नज़र से देखा जाता है। जिस प्रकार चरित्रहीन शब्द आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने आर्थिक समृद्धि की बात की, उसके राजनीतिक तौर पर कैसे उसमें सरकारें काम करें? क्या आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन है इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि महिलाओं के लिए, सबसे पहले बच्चियों के लिए एजुकेशन फ्री और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन उनके लिए मुहैया हो। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो विचार करता, सवाल आते हैं तो वो अपने आप को उन्नति लाने के लिए वो रास्ते खोजता है। सबसे पहला काम ये है कि सरकारें इनके देश की बेटियों के लिए अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन और फ्री एजुकेशन इनको मुहैया कराएं। अगर ये शिक्षित होंगी तो उसके लिए रास्ते भी खोजेंगे। उसके बाद आर्थिक उन्नति पर अगर हम बात करें तो देश के अंदर जितने भी आप देखेंगे कि जितनी सारी ये लोग पॉलिसीज़ तैयार करते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होती ज़मीन पर। बहुत सारे छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश भी की गई है। समय समय पर सरकारें भी लेकर आई हैं, यूपी गवर्नमेंट भी लाती है और केंद्र सरकार ने भी कई बार ऐसी योजनाएँ लाई हैं। तो जो रोजगार योजनाओं में भी महिलाओं को उन्होंने शामिल किया। समाज कल्याण विभाग से भी ऐसी योजनाएं चलती हैं, लेकिन वो ज़मीन पर इम्प्लीमेंट नहीं होती। क्यों? कारण है क्योंकि हर योजना के पीछे कहीं ना कहीं समाज की, जो मैंने सोच कही कि महिला को 2M दर्जे का, उसको शोषण झेलना पड़ता है। उसको उसके काम की पीछे रख करके उसकी शारीरिक संरचना पर नज़र बनाकर रखी जाती है, जिसके कारण उसे कई बार पीछे कदम उठाने पड़ते हैं, या अगर उसके अंदर काबिलियत भी होगी तो वह पीछे चली जाएगी। क्योंकि समाज ने पूरी तरीके से इज्जत का ठीकरा महिला के सर पे रखा हुआ है और महिला के अंगों में इज्जत की खोज कर दी है कि उसके एक अंग में इज्जत है, उसके दूसरे अंग में भी इज्जत है, उसने छू लिया तो महिला का बहिष्कार होगा, पुरुष जो आराम से घूमेगा। तो सरकार को अच्छी एजुकेशन महिलाओं के बेटियों के लिए देनी चाहिए। अगर वो एजुकेटेड होंगी तो वो खुद ही अपने सवाल तैयार करेंगी और जवाब भी मांगने की कोशिश करेंगी। आर्थिक उन्नति की बात की, राजनीतिक स्तर पर आपने तरक्की की बात की, लेकिन महिलाओं के लिए एक और बड़ा सवाल है कि अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का सवाल। लगभग देश में महिलाएं अपनी मर्जी से जीवन साथी ना के बराबर चुनती हैं, उस पर आपकी क्या राय? ना के बराबर चुनती हैं। देखिए, बचपन से मेरी परवरिश भी गाँव में हुई। पहले से कहते हैं, हे लाली तेरे ऊपर ही, तेरे कंधों पर 7 कुल की इज्जत है। अब वो बच्ची 12 साल की, 14 साल की बच्ची जब वो स्कूल जाने, अच्छा मतलब गांव के बाहर स्कूल से जब पढ़ने जाती है तो उसको वहीं से सिखा दिया था कि लाली तेरे कंधों पर तो हमारे 7 कुल की इज्जत है, तू संभाल के रखिए, बस तू किसी की ओर मत देखी, नजरें मत उठाना, किसी की ओर मत देखना, किसी से बात मत करना। लड़की किसी से बात कर ले तो इज्जत चली जाती है, वो किसी की तरफ वो किसी से हंस ले
तो इज्जत चली जाती है, वो किसी से कॉपी मांग ले तो इज्जत चली जाती है, वो किसी की हेल्प कर दे तो इज्जत चली जाती है। तो ये जो इज्जत वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत गलत जगह पर फिट किया हुआ है समाज ने। और जो लड़की किसी के साथ, आप मैं कह रही हूँ ना, जो शुरुआत है किसी के हंस कर बोलने वाली बात ही अपराध मानी जाती है, तो शादी करना, तो यहाँ आप देखेंगे कि कितने सारी ऑनर किलिंग भारत के अंदर होती है। ये क्या है? ये यही है कि जातियाँ टूटती हैं, समाज और सरकारें और नेता ये प्यार से डरते हैं। जब प्यार होगा तो जातियाँ टूटेंगी, धर्म टूटेगा, क्षेत्र की सीमाएं टूटेंगी। वो जाति धर्म की सीमाओं को तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इन्हीं के चलते अच्छी राजनीति उनकी सफल होती है। और जब लोगों में प्यार होगा, जातियाँ टूटेंगी, लोग शादियाँ करेंगे, बच्चे पैदा होंगे, तो वो लोग जातियाँ भूल जाएंगे। और जातियाँ भूल गए तो सत्ता और सरकार कैसे आसानी से हाथ में आएगी। इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि देश के अंदर प्यार हो, और प्यार में हमेशा प्यार जातियाँ नहीं देखता, प्यार धर्म भी नहीं देखता। देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्म को लेकर के लव जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल करके बेतुके कानून बनाने शुरू किए, और आपने ऑनर किलिंग की बात की, जातियों में जो इंटरकास्ट मैरिज है उसको भी गलत माना जाता है कि किस प्रकार, उस पर आपकी क्या राय है? कैसे उसमें आप कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन के इस प्रकार से समाज में आपस में धर्म की सारी सीमाएं लांघ करके प्रेम अपनी जीत दर्ज कर सकता है? देखिए, प्यार की जीत तो हमेशा होती है, और प्यार के दुश्मन कभी नहीं चाहते कि प्यार पनपे। वो तो उसके बीच को ही उसके जो है ख़त्म कर देना चाहते हैं। और यही कारण है कि ऑनर किलिंग होती है, क्योंकि वो इतनी नफरत करते हैं कि उस प्यार से जन्मा बच्चा भी उनके लिए नफरत का कारण होता है। जिस बच्ची को वो 20 साल 25 साल तक पालते हैं, उस बच्ची के गले पर वो छुरा चला देते हैं, उसको गोली से उड़ा देते हैं। तो ये कितनी खतरनाक नफरत है कि प्यार को पनपने नहीं देगी। भले जाति धर्म का कोड जो है समाज में स्थापित रहे, उसके ग्रस्त लोग उसकी बदबू में सड़ान में लोग जीते रहे, लेकिन एक जो प्यार की खुशबू वो महकने से रुकी रहे। तो मैं तो कहूँगी समाज को भी, बेटियों को, युवाओं को, कि जितने भी जातीय बंधन है यदि तोड़ना चाहते हैं, और जितने भी माता पिता हैं, समाज के समाज सुधारक हैं, यदि चाहते हैं कि जातीय बंधन टूटे, धर्म की सीमा टूटे, तो इसके लिए बच्चों को फ्री रखिए, इसके लिए अंतर्जातीय विवाह कीजिए, इसके लिए सामाजिक मुहिम भी चलाइए, इसके लिए समाज में जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित भी कीजिए। और माता सावित्रीबाई फुले महासभा की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोग खुद ऐसे लोगों की लिस्ट बना रहे हैं जो लोग अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे अपने मंच की ओर से। और हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं जो चाहते हैं कि देश में जाति धर्म खत्म हो, वो लोग सब चाहते हैं कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, ऐसे युवा युवतियों को ला करके उन्हें सम्मानित किया जाए, ताकि आने वाले बच्चों को वो अपनी जातियाँ ना बताएं। आने वाला बच्चा खुद भूल जाएगा। आप मान लीजिए दो जातियों ने अलग अलग जातियों ने एक जगह शादी की, अब बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा जन्म लेगा तो वो क्या बताएगा जा करके? वो खुद बताएगा नहीं। और अगर उसने थोड़ा बहुत बताया भी, तो मुझे लगता है कि उसका जो आने वाला बच्चा होगा तीसरी पीढ़ी में, जाति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और इससे बड़ा कोई भी रास्ता नहीं है जाति समाप्त करने का, धर्मों के बंधन को तोड़ने का, जो कि अंतर्जातीय विवाह। इस पर लोग ध्यान दें और अंतर्जातीय विवाह को लोग प्रोत्साहित करें, इसको आगे बढ़ाएं। इसी से देश सुंदर बनेगा, सुदृढ़ बनेगा और विकसित देश भी बन सकता है। और इसके साथ ये बताइए कि आज जिस प्रकार से महिलाओं ने जो झेला है, उनकी एक मानसिकता बन गई है। अगर गांव में जाकर आप खुद महिलाओं से बात करेंगे तो पाएंगे कि वो खुद उस व्यवस्था से निकलना नहीं चाहती। तो उसके लिए महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से उन चीज़ों को बदलना चाहिए? देखिए, मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें आपको ना शीशे में उतारने के लिए, एक सांचे में फिट करने के लिए सारी बातें कही गई हैं कि आप इस मेकअप में बहुत खूबसूरत लगती हैं, आप पल्ला डालती हैं तो सुंदर लगती हैं, आप चूड़ी पहनती हैं तो आपकी चूड़ियों की खनक मेरे कानों को मतलब शांति पहुँचाती है, आपके पैरों की पायल जब खनकती है तो मेरे दिल को सुकून पहुँचाती है। जो महिलाओं के जो बाहरी जो चीज़ें पहना दी हैं उन्हें, जो महिलाओं को श्रृंगार के नाम पर, आभूषण के नाम पर जो जंजीरें डाली गई हैं, ये सब गुलामी की निशानियाँ हैं। और इन गुलामी की निशानियों को महिलाएं तोड़ दें, इनको श्रृंगार न माने। यदि श्रृंगार करना है तो विचारों का करें। इस देश के अंदर, यानी इस विश्व के अंदर जिस महिला ने विचारों का श्रृंगार किया, जिस महिला ने तरक्की का श्रृंगार किया, वो आगे चली गई, और जिसने आडंबर का फंसा श्रृंगार किया वो पीछे रह गई, उसने अपने बच्चे भी गुलाम कर दिए। ये बताइए, आप पाठशाला चला रही हैं, अब आगे की क्या रणनीति है? जिस प्रकार से लगातार ये आंदोलन खत्म होने के बाद आप कैसे एक्टिव रहेंगी इस क्षेत्र में? देखिए, हम लोग पिछले 9 साल से एक्टिव हैं। आंदोलन तो आज चला है, आंदोलन को अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन हम पिछले 9 साल से एक्टिव हैं और जीवन के अंतिम समय तक इस समाज के काम करते रहेंगे। इस समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित है। हमारे साथ पूरे समर्पित लोग हैं हमारी टीम के। इधर देव कुमार बैठे हैं, उधर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।
तो जितने भी लोग हमारे साथ हैं ये सारे समर्पित लोग हैं, ये बेचैन लोग हैं, ये पागल लोग हैं, ये कह लीजिए ये इनके दिमाग में कीड़े हैं, ये बैठ नहीं सकते शांति से, इनके दिल में दर्द है समाज का। ये हर रोज़ रात को रिसर्च करते हैं कि अगले दिन क्या किया जाए, इस समाज की तरक्की कैसे हो, देश की तरक्की कैसे हो, राष्ट्र का अच्छा निर्माण कैसे हो, राष्ट्र के अंदर जो चीज़ें मतलब बुरी तरीके से फैली हुई है, इंसान को प्यार नहीं कर पा रहा है, मानवता का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कैसे हो, इस पर हम लोग रिसर्च करते हैं और अगले दिन उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते हैं ज़मीन पर। और रही बात पाठशाला की, तो पाठशाला चल रही जब तक आंदोलन है। ये पाठशाला हमने आंदोलन को समर्पित की है और आंदोलन के लिए पाठशाला चलती रहेगी, गरीब बच्चों के लिए पाठशाला यहाँ चलती रहेगी और यहाँ पर हमारी टीम लगी रहेगी। और हम चाहते हैं कि शिक्षा से बड़ा कोई भी हथियार नहीं है। किसी भी व्यक्ति को यदि आप मजबूत बनाना चाहते हैं, आप किसी को रोटी देंगे तो एक टाइम खाएगा, अगले दिन फिर भूखा होगा, फिर चिल्लाएगा, फिर सड़कों पे घूमेगा। अगर आप उसको कपड़ा दे देते हैं तो 6 साल महीने बाद फिर फट जाएगा, फिर मांगेगा, है ना, वो मांगता रहेगा ज़िंदगी भर। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति को एजुकेशन दे दी तो वो आपको मांगने वाला नहीं बनेगा, वो देने वाला बन जाएगा। और हम देने वाला समाज बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम शिक्षा पर काम कर रहे हैं दिन रात घर छोड़कर। जी, ये बताइए, आज़ादी के बाद कोई ऐसी सरकार आपको लगती है, जिस प्रकार से लगातार दावा किया जा रहा है कि हम उस देश के बासिंदे हैं जिसमें लोकतंत्र ने जवान अवस्था में एक महिला प्रधानमंत्री दी, तो क्या आपको लगता है कि देश में कोई ऐसी सरकारें किसी राज्य में रही हों जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए अपना पूरा कार्यकाल निछावर किया? देखिए, ऐसी तो मेरी नज़र में तो अभी कोई सरकार नहीं कि पूरा कार्यकाल निछावर कर दिया, कि पूरा कार्यकाल किया हो। रही बात आप कह रहे हैं माननीय इंदिरा गांधी जी की, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी रहीं, तो उस वक्त कोई विकल्प नहीं था। नेहरू जी एक चेहरा थे और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल उनकी बेटी थी, जिसको वो शुरू से बचपन से ही तैयार किए। तो वो भी इस देश के अंदर विकल्प ना होने के कारण एक महिला प्रधानमंत्री बनी, वरना तो मुझे लगता नहीं कि इस देश के अंदर महिलाओं का काम करना इतना आसान है। इस भारत के अंदर सभी राज्यों में अभी तक आपको मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा संघर्ष करने वाली अगर मुख्यमंत्री रही तो इस देश में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 4 बार रही हैं, माननीय बहन जी। तो संघर्ष जितना भी रहा हो, ममता दीदी हैं, तो महिलाएं भी अगर रही सत्ता में तो महिलाओं ने भी 33% रिजर्वेशन की आवाज़ नहीं उठाई, और ये बहुत शर्म की बात है। क्या आपको लगता है कि जो महिलाएं सत्ता में रही वो पुरुष मानसिकता की महिलाएं? देखिए, ये तो रहेंगी, क्योंकि उनकी परवरिश वहाँ से उठकर आई है। वो जिस परवरिश में वो थी, वो परवरिश वही थी कि भाई आपको केवल पॉलिसीज बनाकर देनी है, आपको तो बोलना है। पीछे बैक में पर्दे के पीछे गेम कौन खेलता है, पर्दे के पीछे पॉलिसी कौन बना रहा है? पुरुष बना रहे हैं ना। केवल एक चेहरा तो फाइन, उन्होंने उनको डिफाइन कर दिया कि भी चेहरा है, हम उनको मुख्यमंत्री मान रहे हैं, लेकिन पॉलिसीज जो पॉलिसी मेकिंग जो पावर है किसके पास है? वो तो पुरुष ही कर रहे हैं ना सारा। तो वो सारा उनका दिमाग होता है, उनकी पॉलिसी होती है, उनके अपने विचार होते हैं, उनका अपना काम होता है, उसी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि अभी तक देश के अंदर महिला सशक्तिकरण पर कोई मजबूत कदम उठाए गए हैं। यदि उठाए जाते होते तो इस देश के अंदर, जैसे आपने कहा 7 पॉइंट कुछ करके महिला क्राइम के जो रेट है वो लगातार बढ़ रहा है, अप हो रहा है। और अब तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, तो यूपी के अंदर तो बलात्कार की घटनाएं ऐसे हो रही हैं जैसे कि मान लीजिए कभी भी आप अखबार खोलेंगे तो एक घटना आपको जरूर मिलेगी। हर दिन के अखबार में एक घटना बलात्कार की आपको जरूर पढ़ने मिल जाएगी, और यहाँ तक की मिल जाएगी कि लड़की को जिंदा जला दिया गया। आपको यहाँ भी उन्नाव में 2 कांड हो गए। आपको यहाँ तक मिल जाएगी कि जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं वो तक महिलाओं के साथ रेप कर रहे हैं। जो इस देश के बड़े बड़े बाबा, जिनको जो नामी हैं, जो बहुत नामी ग्रामी है, जिनको लोग क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े संतरी जाकर के पैरों में झुकते थे, और देश के बड़े बड़े हुक्मरान भी उनके पैरों में जाकर झुकते थे। वो एक दिन में 7-7 बेटियों के साथ बलात्कार करते थे, और वो उनको वहाँ भी आज जेलों में है और VIP ट्रीटमेंट के साथ में वो रहते हैं। तो ये सारा सिस्टम ही करप्ट है। ऊपर से ही महिलाओं के लिए भी ईमानदारी नहीं बरती गई है। जिस दिन ईमानदारी से काम किया जाएगा, मुझे लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग वास्तव में सेलिब्रेट करेंगे। अभी तो हम गुहार लगा रहे हैं, अभी तो हम चिल्ला रहे हैं कि भैया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मना रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है तो हम भारतीय मनाने लग गए शौक में। लेकिन मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यदि सेलिब्रेट करना है तो इसके लिए प्रत्येक पुरुष को अपने अंदर वो जज्बा पैदा करना होगा, उसकी बगल में बैठी हुई महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। जब तक महिला पुरुष की बगल में खड़ी हुई सुरक्षित महसूस नहीं करेगी खुद को, तब तक महिला दिवस मनाना हमारे लिए केवल एक धोखा है, केवल एक मन की शांति है कि भी ठीक है, सबने त्यौहार मनाया, हमने भी मना लिया, सबने गंगा नहाई, पाप धुल रहे, हम भी नहा कर आ गए। तो पाप तो धुलते नहीं है, वो तो वैसे ही रहता है आदमी, तो नहा कर आ जाते हैं, ठीक है, सर्दी गर्मी जो भी आपको नहाना।
तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर वास्तव में कुछ करना है महिलाओं के लिए तो सरकारों को कोशिश करनी चाहिए। हमारी सरकारें तो बलात्कारियों को टिकट दे देती हैं, बलात्कारियों को मंत्री बना देती हैं, तो सरकारें कहाँ महिलाओं के लिए चाह रही हैं? अगर आप महिलाओं का वास्तव में सम्मान चाहते हैं तो ऐसे लोगों को जेल में चढ़ाइए, ऐसे लोगों को फांसी दिलाइए, ऐसे लोगों को सख्त सख्त कानून बनवाइए जिससे कि दोबारा इस तरह के क्राइम ना हो। तो ये सब चीज़ें तो मुझे लगता है कि सरकार के जरिए ज़्यादा अच्छे से बेस्ट हो सकती हैं, क्योंकि सरकार जिन कानूनों को बनाती है उनको नागरिकों को फॉलो करना उनकी मजबूरी होती है, वो करते हैं। जब नोटबंदी हो सकती है एक रात में, तो बलात्कार बंदी भी हो सकती है। हाँ, जब एक रात में आप क्या कहते हैं GST लागू कर सकते हैं, तो देश के अंदर जो है अंतर्जातीय विवाह भी लागू कर सकते हैं। लेकिन आप कैसे करेंगे? अगर करें तो मैं तो आपका स्वागत करूँगी। क्या अंतर्जातीय विवाह पर सरकार को कोई विशेष कानून लाना चाहिए? देखिए, अगर लाएं तो इस देश के अंदर सबसे बड़ा काम होगा ये, क्योंकि जातियां टूटना इंसानियत को बढ़ावा देना होगा। एक इंसान से प्यार नहीं कर पाता। कल मुझसे किसी ने पूछा कि आप बहुत अच्छा, कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मैं भी ऐसी हूँ, ऐसे करके उन्होंने मुझसे कहा। मैंने कहा थैंक यू, आपने मुझे अप्रिशिएट किया। फिर बोले कि आपकी जाति क्या है? तो मैंने उनको कहा लौट कर कि आप जाति पूछकर क्या करेंगे? ऐसी परतों को क्यों कुरेदना चाहते हो जिसके नीचे बदबू छुपी हो? ऐसी पर्दे कुरेद कर ऐसे मतलब जो दबा हुआ है, जो कूड़ा है जिसके नीचे, उसको कुरेद के आपको क्या शांति मिलेगी? अगर मैं कहूँगी कि मैं आपकी जाति की, तो आप मुझे ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। अगर आपको पता चलेगा मैं आपकी जाति की नहीं हूँ, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अरे मेरा कोई ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है। तो क्या होगा? हम लोगों की जो आपके मन में मेरे प्रति प्यार आया और वो भी दब जाएगा। इंसान हूँ, मेरी दो पहचान है। मैंने आपको पहली बता दी कि मैं क्या कहते हैं इस देश की नागरिक हूँ, और दूसरी मैंने बता दी कि मैं इंसान हूँ। क्या ये दो पहचान मेरी कम है? मुझे तो प्यार करने के लिए मैं तो कुत्ते को कर लूँ, जानवर को कर लूँ, पशु को कर लूँ, पक्षी को कर लूँ, और मैं इंसान होकर के, लेकिन जाति बताने से आपके प्रति मेरा प्यार और जो है वो कम हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये ना बताना चाहिए, ये पूछना भी नहीं चाहिए। ये दोनों चीज़ें अपराध हैं। आप मुझे पूछ रहे हैं, ये भी अपराध है, और मैं आपको बता रही हूँ ये उससे बड़ा अपराध है। तो सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, बोले हाँ बिल्कुल, हम लोग जातियाँ ना पूछें, ये सबसे बड़े अपराध हैं। नामों के पीछे जाति सूचक शब्द ना लगाएं। हम लोग अपनी जातियों को जब तक घमंड करेंगे तब तक हम दूसरे को उपेक्षित समझेंगे, और जब जातियों में घमंड करना खत्म कर देंगे तब हम इंसान प्यार करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।